नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में रायबरेली के समाज सेवी डॉक्टर अमिताभ पांडे हैं, जिनका राजनीतिक अगर देखा जाए तो परिवार में किस तरह से राजनीति होती थी, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे साथ में डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि देखिए, पूरे विश्व को एक तरह से कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने परेशान कर रखा है और एक तरह से 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन होता है, कर्फ्यू लगा दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री अपील करते हैं और इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए हम लोग पहले तैयार भी नहीं थे। जाहिर सी बात है कि रातों रात जब इस तरह की बात सामने आई, आप एक समाज सेवी, आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपके भाई पूर्व मंत्री रह चुके हैं मनोज पांडे जी, तो क्या किया आपने उस समय? क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत जब लोग आपसे जुड़े थे, फ़ोन आ रहे होंगे, आपसे लोग बात कर रहे होंगे, तो आपने उसमें क्या प्लान किया और किस तरह से लोगों को राहत पहुँचाई? देखिए, हम लोग के जीवन काल में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जी कि पूरा विश्व ठप हो गया। ट्रेनें, यातायात सेवाएं, हवाई सेवाएं, जो भी एयरलाइन से सब ठप हो गए। हमने जीवन में कभी देखा नहीं था, कल भी कल्पना नहीं कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कि लोगों को अपने घरों में कैद रहना पड़ेगा। जी, वो दिन 24 मार्च के बाद हम लोगों ने देखा। उसके लगभग 10 दिनों बाद वो स्थिति हम लोग के सामने आने लगी। जी, क्योंकि मैं और मेरा पूरा परिवार समाज से जुड़ा हुआ है और इस नगर क्षेत्र में हम लोग को लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी ऊंचाहार के विधायक हैं। बिल्कुल। तो हम लोग का पूरा परिवार, पूरा जीवन काल जनता से जुड़ा रहा। तो 10 दिन बाद हम लोग के पास वो समस्याएं आने लगी। 10 दिन जब लोगों अपने घर में आए, पूरा लॉकडाउन हो गया, लोगों को रोजगार छिन गए। छोटी छोटी जो दुकानें चलाते थे, जो रोजगार करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे कोई, वो सब जो है आने लगे या फोन करने लगे, न किसी माध्यम से संपर्क किए हम लोगों से कि भैया संकट का समय है, खाने की समस्या है, दवा का समस्या है, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग को पहले सोचना पड़ा कि एक तो डर था कोरोना का, कोविड का, कि हम लोग निकलेंगे उससे। हम लोग एक नई चीज थी, हम लोग जानते नहीं थे क्या है कोविड। बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक, बाहर निकलने में भी डर लगता था, हम लोग का परिवार भी डरता था। फिर लेकिन हम लोगों ने इसको पीछे रख के और समाज के बीच में हम लोग पहुंचे। जी, यहाँ शहर में, नगर क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल जितने भी हैं, भूखमरी की स्थिति हम लोगों ने देखा। वहाँ लोगों के बीच में गए, पहले कोई प्लान नहीं था कैसे सेवा किया जाए, क्या इनकी मदद किया जाए। फिर गए, देखा तो बहुत सी समस्याएं थी। ऐसी सी समस्याएं हमारे सामने कि यह चकधौरा रहा है, जहाँ पे एक गर्भवती महिला थी जिसके ससुर और उसका पति जालंधर में लॉकडाउन में फंसा हुआ था। वो अकेले थी घर में और उसके यहाँ 4 दिनों से खाना नहीं बना था। उसका 2 साल का, 3 साल का एक बच्चा था और एक गर्भ में उसका जो है शिशु था, जो 7वें 8वें महीने की गर्भ थी। और वो 4 दिन से खाना नहीं बना था उसके यहाँ। वो चावल का पानी लोगों से लेकर के पी रही थी। ये समस्याएं जब देखी तो दिल दहल गया कि ये बहुत बड़ी संकट है, बहुत बड़ी महामारी। अगर हम जैसे लोग समाज में नहीं आएंगे तो समाज में कोई करने वाला नहीं होगा। प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं थी, हम उसमें कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी। जनता के बीच में वो पहुंचा नहीं पाए थे सुविधाएं। हम लोग फिर वापस आए, हम और बड़े भाई श्री मनोज कुमार पांडे जी, हम लोग ये निर्णय लिए कि हम लोग पहले राशन किट बनाते हैं। जी, उसमें हम लोगों ने गेहूँ, मतलब आटा, चावल और जो जरूरत की मसाले वगैरह, मसाले थे, दाल थी, तेल था, कि जिसके मिनिमम भोजन के घर में पहुंच जाए। बिल्कुल। और कुछ पैसे और कुछ सब्जियां डाल के हम लोगों ने किट बनाई। और ये जनता रायबरेली की जानती है कि हम लोगों ने कितनी सेवा की। हम लोग जनता के बीच में उस महामारी के संकट में गए और जनता के बीच में सेवा किया। सबको प्रत्येक घर घर में हम लोगों ने राशन पहुंचाया। अगर जरूरत पड़ी कि किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी सेवाएं, तो अपनी गाड़ी भेज करके लोगों को वहाँ से ले करके हॉस्पिटल एडमिट कराया। जनता के बीच में गए। अगर कोरोना वायरस की बात जहाँ तक की जाए तो जितने भी रायबरेली में पेपर के, न्यूज़पेपर के हॉकर हैं, सबको हम लोग सैनिटाइजर दिया, मास्क वितरण कराए, ज़रूरत पे राशन किट बांटी, सोप बंटवाए। तो जो हो सका यथासंभव हम लोगों ने किया, वो रायबरेली जनता ने देखा। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और राजनीतिक परिवार का भी एक अपना काम करने का तरीका, लोग जानते हैं उसको। और जिस तरह से मैंने भी देखा कि किट वगैरह आप लोगों ने बनाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन जैसे आप जैसे समाज सेवी भी एक तरह से अगर लग जाते हैं तो कहते हैं ना कि अगर आप एक समूह बन जाइए, इस मुट्ठी बन गई तो मजबूत हो जाती है। तो प्रशासन अपना प्रयास कर रहा था, आपने अपने प्रयास किए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जिसके लिए तैयार नहीं थे हम लोग, और एक अचानक आई बात जिसके लिए तैयार नहीं थे, तो फिर प्रयास करने पड़ते हैं और सार्थक भी कहीं न कहीं नजर आते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग हैं जी। तो जो वॉलंटियर्स थे उनको किस तरह से काम करना सिखाया? क्योंकि इस तरह की विपरीत परिस्थिति में लोगों ने काम करने से भी इनकार कर दिया था, तो कैसे वो आपके साथ में डटे रहे? ये एक समस्या आई जब लोगों को कुछ लोगों को फोन किया गया कि यार चलना है, राशन बांटना है, राशन किट देना, लोगों के बीच चलना है। तो
हमारे साथ भी बहुत से लोग हैं, देखिए सबका परिवार है, सबके बच्चे। बिल्कुल है, बिल्कुल। जब निकलते थे तो लोग डरते थे, उनके मम्मी पापा रोकते थे, उनकी घर में उनकी वाइफ रोकती थी, बच्चे रोकते, पापा बाहर निकलो, बेटा बाहर निकलो, क्योंकि घर में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, बच्चे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी पूरी टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया। और आज तो हम लोग उसमें हैबिचुअल हो गए हैं, उसका अभ्यस्त हो गए हैं कि कोविड से हम लोग कैसे दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, 2 गज की दूरी रखें। उस समय हम लोग बिल्कुल इससे अननोन थे, लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम ने सहयोग किया, मदद किया और साथ खड़े रहे। एक बहुत बड़ी हमारे साथ जन सहयोग था, तो हम अकेले इसको नहीं कर पाए, हमारे साथ पूरी टीम थी जो गए, और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके से लोगों ने सहयोग किया हमारे साथ, तब रायबरेली की जनता में हम सेवा कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री मंच पर से सबसे मतलब आप देखिए 15 अगस्त को उन्होंने एक बात कही कि इस कोरोना काल में डिजिटल भारत की बात उन्होंने कही कि डिजिटल भारत का जो अभियान था वो कहीं ना कहीं बहुत काम आया। आप एक समाज सेवी के तौर पे अगर देखिए इसको, तो कैसा लगता है आपको उसको देख के कि वेबिनार हो रहे थे, लोग ऑनलाइन बात कर रहे थे, मुख्यमंत्रियों को संबोधित कर रहे थे, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे डिजिटल भारत अभियान को, क्या लगता है आपको? देखिए, डिजिटल भारत के अभियान जो है, अगर वो शुरू हुआ तो 2016 से शुरू किया प्रधानमंत्री जी। प्लानिंग पहले से चल रही थी, लेकिन पहले चल रही थी ठीक बात कि प्रत्येक गांव को जो है वो इंटरनेट से जोड़ा जाए। बिल्कुल। उसके लिए BSNL और लोफन के का एक संस्था है, जिससे जो है गांव-गांव को जो है इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास किया गया। ग्रामीण जो है सचिवालय बनाए गए, सचिवालय, वहाँ पे इंटरनेट जोड़ा गया कि वहाँ के प्रधान और वहाँ के जो नागरिक हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़े और जनता को जो है सीधे इंटरनेट से उसकी सुविधाएं दिलाएं। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अभी जो होना चाहिए था वो अभी धरातल पे उसकी स्थिति आई नहीं है। डिजिटल भारत की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन वास्तविकता अभी उसकी पूरी तरह सुविधाएं हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में नहीं पहुंची है। अब आप मान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आप मान के चलिए कि ग्रामीण अंचलों में एंड्रॉयड फ़ोन हमको लगता है 20% लोगों के पास। जी। तो जो 80% जो गरीब हमारा बच्चा है उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, तो वो डिजिटल भारत वहाँ पर क्या मतलब है, उसके मायने नहीं है। उसके पास एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही, वो एक 8-5 महीने से घर पे बैठा है। तो ये आने वाला समय हमारे देश के, हमारी सरकारों को सोचना होगा कि डिजिटल भारत का नारा देने से ही उसका लाभ नहीं होगा, उसको जनता तक पहुंचाना है, धरातल पे लाना है कि डिजिटल भारत का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले, उसकी सुविधाएं मिले। तो कहना और करने में अंतर होता है। हाँ, ये सही है कि प्रयास किए जा रहे हैं, मैं किसी सरकार के उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये प्रयास मेरे हिसाब से अभी धरातल पे कहीं लागू नहीं हुए, इसका लाभ जनता को नहीं मिला। नहीं, ठीक है, शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब अगर इस कोविड-19 पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरह से राजनीति से हट के अगर बात करते हैं कोविड-19 पर, तो कहीं ना कहीं मतलब जो सूचनाएं हैं वो जल्दी पहुंचनी चाहिए, है ना। जो समस्याएं आ रही थी पहले, सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, डॉक्टर्स ने बहुत सारे देखिए कि उन्होंने ऑनलाइन देखा, ट्रीटमेंट किया, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शुरू की, जी लाभ मिला। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अभी हम लोग समाज सेवा की बात कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं अपने रायबरेली शहर के बारे में? मतलब जैसे आप भी निकलते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। क्या सोचते हैं रायबरेली को कितना बढ़िया आप बनाना चाहते हैं? जो भी आपको कभी लगता होगा, क्योंकि मन में एक टीस होती है जब आप निकलते होंगे, कुछ समस्याएं देखते होंगे, लोग आके आपसे बताते होंगे, तो आप कैसे सोचते हैं रायबरेली को कितना बेहतर बनाया जाए, कितना सुंदर बनाया जाए, उसके लिए क्या किया जाए अपने शहर के बारे में? देखिए, मेरी तो इच्छा है कि रायबरेली इंदौर से भी स्वच्छ हो, उससे भी सुंदर बने, और मुंबई से और नोएडा NCR से भी ज़्यादा हाईटेक। क्या बात है। अच्छा, ये हमारी सोच है, हमारा शहर नंबर 1 हो, सबसे स्वच्छ हो, सबसे अच्छा हो। और इसके लिए हमारे परिवार ने, हम लोगों ने प्रयास भी किया। सन 2000 से 2006 तक हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जी इसी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन थे। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष थे जी। उन्होंने इसका प्रयास किया था। उस समय रायबरेली की नगर पालिका जो है वो 450 नंबर पे हर चीज़ में पीछे थी, चाहे स्वच्छता में हो या विकास में हो। तो उसमें उन्होंने प्रयास किया, और व्यक्ति पे डिफर होता है, अंतर होता है कि व्यक्ति कितना प्रयास करता है करने, सोचना और कराना, ये दोनों चीज़ अलग होती है। हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा हो, लेकिन हम उसके लिए तत्पर ना हो, हम प्रयास ना करें तो होगा नहीं, सोचने से कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने करके दिखाया, हम लोगों ने किया, और इस शहर को आज जितने भी शहर के जितने भी चौराहे हैं उनकी स्थिति आप खुद देख लीजिए, पूरे जीर्ण शीर्ण हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। शहर की पूरी रोडें गड्ढा युक्त हो गई हैं। शहर की बहुत बुरी स्थिति है। जहां आप सोचिए कि उनके प्रयास से
अगर सफाई में देखा जाए तो नगर पालिका 16 नंबर पे आ गई थी। अच्छा। 430 में 16 नंबर पे नगर पालिका को ला के उन्होंने खड़ा किया था, चाहे विकास में हो, सुंदरता में हो या सफाई में, स्वच्छता में हो। आज नगर पालिका फिर वही स्थिति पहुंच गई। तो हम लोगों ने एक 5 साल का प्रयास किया था कि हमारा नगर ऐसा दिखे कि छोटा नगर हो लेकिन देखने में हो कि हाँ इंदौर से भी ज़्यादा स्वच्छ हो, बेंगलोर से ज़्यादा हाईटेक हो, मुंबई से ज़्यादा हाईटेक हो। लेकिन अभी हमको बहुत बड़ी टीस है। और ये हम लोगों ने जो 5 साल पहले करके 10 साल पहले छोड़ा था, वो नगर पालिका 20 साल फिर पीछे चली गई है। आज नगर पालिका की बहुत बुरी स्थिति है। नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी रोड चलने लायक नहीं, और एक दो जो रोड बनी भी है उस वो मानक के बिल्कुल विपरीत बनी है। आप देखिए बारिश पहली हुई है, उखड़ना शुरू हो गई रोड। बहुत बड़ा घोटाला इस नगर पालिका क्षेत्र में हो रहा है, जिसको हम लोगों ने प्रयास किया कि जो है वो प्रशासन के और शासन सामने आए। दूसरी बहुत बड़ी एक समस्या है जी, वो आप भी उसको महसूस करते हैं, जल भराव की। नगर पालिका क्षेत्र हमारा शुरू से जल भराव से जूझ रहा है, हमारे नगरवासी। और हमको वो याद है सन 2002 में जब एक बार भीषण बारिश हुई तो प्रत्येक नगर में जो है वो सब घरों में बारिश का पानी पहुंच गया। इंदिरा नगर देख लीजिए, सत्यनगर देखिए, नया नगर देख लीजिए, प्रकाश नगर। उसके लिए हमारे बड़े भाई साहब ने, हम लोगों ने एक प्लान किया कि जो है एक रूट चार्ट बना करके और उसको मार्च में शुरुआत कराई गई कि मार्च के शुरुआत होते ही जितने भी बड़े नाले हैं शहर से सराउंडिंग, सबको तली तक जो है नीचे बॉटम तक साफ हो, और उससे कनेक्टिंग जितनी नालियां हैं सब पे पत्थर हटा करके, अतिक्रमण हटा करके उसको साफ किया जाए, जिससे वाटर का ड्रेनेज प्रॉपर हो सके जी। और वो प्रयास हुआ तो नगर पालिका में 7-8 सालों से आप देखिए जल भराव नहीं हुआ। लेकिन आप पिछले 2 वर्षों से देख लीजिए नगर पालिका की क्या स्थिति है। आप देखते होंगे, जानते हैं, आप आपसे ज़्यादा अच्छा कोई महसूस नहीं करता, क्योंकि आप भी उसके भुक्तभोगी हैं। आप भी, हम लोग पुराने मोहल्ले में रहते हैं, हम लोग के यहाँ घरों में घुटने घुटने तक इस बार भी पानी भरा। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी बारिश के सीजन में हम जो है हमारे पास 3-3 बजे रात में फ़ोन आएगा, भैया हमारी फ्रिज पानी में डूब गई है, बेड हमारा पानी में तैर रहा। वो नगर क्षेत्र हमने देखा है, और वो भी देखा है 2006 और 7 का। तो बहुत बड़ी टीस है ये कि नगर पालिका क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर रहे। हमारे नगर क्षेत्र के जो लोग टैक्स देते हैं उनको कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिल सके। नहीं तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब, पानी तो पहले भी भरता था, हम लोग देखते थे पानी भर जाता था, तो क्या ये समस्या, जैसे आपने कहा कि ठीक है उस समय की बात आपने की, तो ये क्या समस्या का कोई ऐसा कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं बन सकता है कि नहीं यार हमको इसको खत्म ही करना पड़ेगा? तो इसमें मेरे ख्याल से कि सबसे राय लेनी चाहिए, आपस के जो प्रबुद्ध जन है उनसे बातचीत करनी चाहिए, जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, जिन्होंने यहाँ को देखा है, नजदीक से देखा, जिनको पता है। तो अगर इसको प्लान वे में किया जाए, राजनीति छोड़कर इसको प्लान वे में किया जाए कि भाई रायबरेली को अगर आपको सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना, तो प्लानिंग करनी पड़ेगी सबको बैठ के। ये तो महत्वपूर्ण बात है जी, कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जो है कॉन्शियस नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमको अपना नगर स्वच्छ रखना है, या हम अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं और कूड़ा उठा कर रोड फेंक देते हैं, ये जब तक हमारे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये मानसिकता नहीं होगी कि हमको अपने घर के अलावा अपनी रोड भी साफ रखनी है। एकदम ठीक बात है। अगर हमको अपना घर का कूड़ा रोड फेंक देना तो हमारी रोड तो गंदी है ही है। हम सफाई कर्मी को लगा के दिन में 3 बार अगर झाड़ू भी लगवा रहे हैं रोड पे, और अगर उसके बाद फिर कूड़ा रोड फेंक दिया जा रहा है, तो ये तो हमको सबको, प्रत्येक इस शहर के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हमारा नगर स्वच्छ हो जी। दूसरी चीज़ आती है कि अब आपने कहा प्लानिंग होना चाहिए, तो नगर पालिका एक कार्यदायी संस्था है, उसके पास पूरी व्यवस्थाएं हैं जी, उसके पास इंजीनियर्स हैं, उसके पास साधन संसाधन है कि कैसे प्लान करके इस जलभराव को रोके। मैं पिछले 5 वर्षों को बता रहा हूँ, नगर पालिका में कुछ क्षेत्रों में नाले बने, मैं उस कार्यकाल में मैंने उसको भी देखा कि जो नाले बने अनप्लान्ड बने, उसके लेवल नहीं लिए गए। पुलिस लाइन से लेकर के, चाहे राजघाट का हो, चाहे राणा नगर का हो, चाहे जो है जेल रोड का नाला बना हो, आप देख लीजिए तो वो ऐसे लोगों को काम कराया गया बिना प्लांट के कि नाले में पैसा लगा 3-3 करोड़ रुपए, लेकिन आज भी लेवल नहीं है, पानी पीछे रुका हुआ है, उस नाले का लेवल उससे ऊपर है। जब निकासी नहीं होगी जल की, फ्लो ही नहीं बनेगा,
तो जल भराव की समस्या दूर नहीं होगी। तो ये पूरा प्लान नगर पालिका को सोचना है। मुझे लगता है कि अगर प्रशासन शासन के पैसे को इस तरह से बर्बाद करने का दुरुपयोग प्रयास हो रहा किया जा रहा है तो वो गलत है। आप आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको उस सीट पे इसी के लिए बैठाला गया है कि आप कम से कम जनता की समस्या को खत्म करिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं, सफाई सबसे जरूरी है। आप देखिए इस कोरोना काल में स्वच्छता की बात की गई, भारत के प्रधानमंत्री लगातार स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी बात करते हैं, मतलब जो भी मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का बने तो स्वच्छ भारत की बात करता है। तो अगर इस तरह से गड़बड़ हो रहा है, इस तरह से गड़बड़ हुआ है, अगर पहले की तरह इस तरह से गड़बड़ हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस बात को सोचना चाहिए कि मैं किस लिए उस सीट पे बैठा हूँ। आप जस्टिफाई करो अपनी सीट को कि अब मैं बैठा हूँ तो मैं ईमानदारी के साथ में काम कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब कि जब लोग सीट पे बैठते हैं तो भूल जाते हैं, जबकि वही जनता उनको लेके आती है, बैठालती है कि नहीं ठीक है आप काम करो, और ज़्यादा कुछ नहीं मांगती है। तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी साफ होना चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, जो नाले की व्यवस्था आपने बताई वो ठीक होना चाहिए, सड़क साफ होनी चाहिए। आदमी यही तो चाहता है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यवस्था, यही सब चाहता है मेरे ख्याल से। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं जी, तो आपने अपनी डॉक्टरी को एक तरह से बलिदान दे दिया समाज सेवा के चक्कर में। आदमी इतनी दूर से डॉक्टरी पढ़ के आता, वो सोचता कि नहीं यार बैठ के हम कुछ ना कुछ करेंगे, बढ़िया पैसा रुपया कमाएंगे, क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब पढ़ाई करके आप आए जी, तो आपने फिर यही क्यों चुना? देखिए, हम लोग के जो है लगभग 2 जनरेशन जिसको कह दिया जाए वो समाज सेवक। हमारे बाबा भी जी गांव में जो है वो आजीवन प्रधान थे, और हमारे चाचा लोग भी उसको विरासत को आगे बढ़ाए। हमारे पिताजी जो कि सरकारी नौकरी में थे, और उन्होंने फिर जो है वो सरकारी नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय शुरू किया और इसी रायबरेली शहर में रह के समाज सेवा शुरू की, लोगों की मदद की। और वो लोगों की मदद करते करते एक समाज सेवा से आदमी जुड़ जाता है जी। हमको ये नहीं कि हम समाज सेवी बन गए हैं। होता क्या कि जब हमारे पास कोई आता है मदद लेने के लिए, किसी की समस्या देखते हैं, किसी की परेशानी देखते हैं, तो हम रह नहीं जाता और ये लगता है इसकी मदद करनी चाहिए जी। तो इस तरह करते करते उसमें हम लोग एक तरह से इन्वॉल्व हो गए। जब हमने डॉक्टरी करके आए तो उस समय एक परिस्थिति हमारे परिवार में एक संकट का समय दौर था वो। तो ईश्वर के जो भी हो, जो भाग्य में था हुआ वही, और ऐसी कुछ परिस्थिति डेवलप हुई कि हमको उस व्यवसाय से अलग हटना पड़ा। फिर राजनीतिक कारणों से और सामाजिक कारणों से लोग फिर अपने बड़े भाई साहब और परिवार के बताए हुए रास्ते पे हम चले और समाज सेवा में जुड़ गए। अब एक बार आप जिस रास्ते पे चलते हैं उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचिए कि घर में बैठे हैं और बाहर लोग खड़े हैं, आप बता दीजिए हम नहीं हैं या हम सेवा नहीं कर सकते, हमारी मदद नहीं कर सकते, तो वो आपसे हो नहीं सकता जी। एक रास्ता चुन लिया तो उस पर आगे बढ़ते चले गए। अब उसका जो भी परिणाम हो, तो इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते और हमको उसमें अच्छा भी लगा। वो संतुष्टि किसी गरीब की, असहाय की, परेशान की, जब वो संतुष्टि मदद से मिलती, वो किसी चीज़ में वो सुख नहीं जी। लोगों को हो सकता है कि बहुत वैभव विलास की जीवन जीना अच्छा लगता हो, कि बहुत हाईटेक जीवन हो, हमारा अपना परिवार हो, अच्छे से अच्छा हम खाएं, अच्छे से अच्छा जीवन जिएं, अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों चले, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुख मिलता है जब आप किसी असहाय और परेशान व्यक्ति की आप मदद करेंगे और शाम को जब पहुंचेंगे घर पे तो लगता है कि एक व्यक्ति, एक बच्चे के जीवन मेरे कारण से बचा है। हमारे हो सकता है 2-4-5 हज़ार रुपये उसको देने से, उसको सही जगह हॉस्पिटल पहुँचा देने से, डॉक्टर को फ़ोन कर देने से, मदद करने से वो बच्चा बच गया, वो व्यक्ति बचा, तो वो संतुष्टि उस वैभव विलास के जीवन से बहुत अच्छी होती है। तो ये अच्छा लगने लगा काम करते करते कि ये काम ज़्यादा अच्छा है, तो बस समझिए धीरे धीरे उसी ट्रैक पे चल दिया और काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप एक समाज सेवी हैं, परिवार को कितना टाइम, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन हम लोगों ने कोरोना पे बहुत बातचीत कर ली, और अगर देखिए तो बहुत ही राजनीति की बात होती रहती है, लेकिन एक राजनेता, जो भी नेता लोग होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, उनके परिवार के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। और संवाद कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग खुलकर बातचीत करते हैं। तो परिवार में कैसे तालमेल बैठालते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, फिर आपको परिवार को भी समय देना है, कैसे करते हैं आप सब मैनेज? बहुत कठिन होता है, वो मैनेज करना ही बहुत कठिन होता है जी। अब मैं आपको पीछे जाऊं, जब कोविड-19 में जब हम लोग बाहर निकलना शुरू किए, मदद करना शुरू किया लोगों की, तो जब बाहर निकलते थे और शाम को जब वापस आते तो रूटीन ये होता था कि हम लोग बाहर जा कर के पूरे कपड़े अपने चेंज करके, वहाँ से नहा करके, पूरा सैनिटाइज की जो प्रक्रिया होती करके अंदर जाते थे। 2-3 दिन गए, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे थे, बूढ़े, हमारी जो है एजेड माता जी हैं जिनकी एज ज़्यादा, तो अवॉइड करते तो उनके पास न जाएं, बच्चों से न मिलें,
अब बच्चे दौड़ के आते थे गले लगने के लिए, चढ़ने के लिए, तो उसको अवॉइड करते थे। कुछ दिन तो हम लोगों ने क्या किया कि बाहर वाले रूम पे सोना शुरू कर दिया। जब रात को लौटते थे तो वहीं खाना मंगा लेते थे और वहीं खाते तो वहीं सो जाते थे बाहर खाना, क्योंकि निकलना भी मजबूरी थी और बच्चों से दूर रहना भी मजबूरी थी, क्योंकि ये संकट था। उस समय डर था, आज भी डर है इस बीमारी से। तो वो तालमेल बैठाना बहुत समस्या होती है। जब बच्चा छोटा पूछता था कि पापा क्यों अंदर नहीं आ रहे हैं, क्यों गोदी में नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं साथ सो रहे हैं, तो उनको बताना पड़ता बेटा ऐसी सी बात है। अब उतने छोटे बच्चों को समझाना बताना बहुत कठिन है। माता जी कहें कि आए क्यों नहीं, कहाँ क्या बात है, बीमार हैं, बुखार है, क्या बात है, डॉक्टर दिखा दो, तो वो तालमेल बैठाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सामाजिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति तो उसके परिवार में वो पूरा समय कभी दे नहीं पाता, तो वो गैप एक हरदम बना रहता है और बना रहेगा। तो ये तालमेल बैठाना बहुत कठिन होता है और धीरे धीरे परिवार के लोग भी उस पर एडजस्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं, उस पर समझ जाते हैं कि अब इनका जो है रूटीन यही है, ये ऐसे ही जिए, इनके साथ हमको ऐसे जीना है, तो वो भी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो समझिए कि सामंजस्य बनाना पड़ता है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल आपसे, आप अपने सफ़र के बारे में मुझे बताइए कि आपने कहाँ से अपनी स्टार्टिंग की और आप इतने सारे लोग आज आपके साथ में जुड़े हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ उस बात को। देखिए, मेरा जन्म स्थान ये रायबली है जी, और हमने जो शिक्षा जो ग्रहण की है वो कॉन्वेंट स्कूल में जो है सन 1990 में जी मैं बाहर पढ़ने गया। उसके बाद 1997 में वापस आया। फिर मेरी शैक्षिक योग्यता फिर जो है बेंगलोर से हुई। अच्छा। और 2003 के आने के बाद तब तक तो मैं जो है शिक्षक क्षेत्र में था। अच्छा। वेल एजुकेटेड में था और सामाजिक राजनीतिक परिवेश से दूर रहता था। 2003 के बाद से वो परिस्थिति ऐसी कुछ उत्पन्न हुई कि हमको राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आना पड़ा। जी। कभी कभी व्यक्ति को न चाहते हुए उस रास्ते में जाना पड़ता है। और हम सोचे कुछ हो कि नर्सिंग होम हो हमारा और लोगों की सेवा करें, अपना एक पर्सनल जीवन हो और अपना अच्छे से खाए, अच्छे से सोए और बस अपना एक लग्जरियस लाइफ हो। लेकिन उससे दूर हटके इसमें हम 2003 से लोगों के बीच में रहे, लोगों की सेवा की हम लोगों ने। और रायबली में जुल्म अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और रायबली में लोकतंत्र जिस समय संकट में था इस शहर और जिले में, तो हम हमारे परिवार ने उसके खिलाफ, उस आतंक के खिलाफ हम लोग लड़े। और आज यहाँ जो रायबली में लोकतंत्र स्थापित है वो आज हम लोगों ने उसमें बहुत बड़ा बलिदान अपना दिया है। और उसी को करते करते हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं, लोगों की सेवा किया है और आगे भी करने का मैं वादा करता हूँ। रायबली शहर के लोग अगर कभी भी मौका देंगे हम जी, और मेरे पर विश्वास रखेंगे तो मैं उसको टूटने नहीं दूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनके हर सुख दुख में खड़े रहने का प्रयास करूंगा। और ये हमारे परिवार की मेरी पहचान है कि हम लोग संघर्ष में जीने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटे, लोगों की सेवा में कभी पीछे नहीं हटे। मैं इसमें पूर्ण विश्वास देना चाहता हूँ रायबली की जनता को, नगर की जनता को, कि जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उनके साथ हूँ। और रायबली के प्रत्येक समस्याओं के निदान के लिए मेरे भरसक प्रयास जो होगा मैं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कभी मन में बात ना लाइएगा कि आप बता रहे थे क्लिनिक की बात आपने बताई, तो समाज सेवा भी एक तरह से स्वच्छ, राजनीति करना भी एक तरह से स्वच्छ, काम करना भी एक तरह से बहुत बढ़िया चीज़ है और समाज को अच्छी दिशा में ले जाना भी बहुत बड़ी बात है। और उस प्रयास में जिसमें आप लगे हैं, ईश्वर करके आप उस प्रयास में और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीधे लाइव जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में अमिताभ पांडे जी, सीधे हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े थे। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, इनसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। S7 के संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए, मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की अभी कोई दवा नहीं बनी है। आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा समाज सुरक्षित रहेगा। S7 के संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।